देखिए, आज हम वक़्फ़ बिल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से इससे रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने तो बहुत लंबा छाप दिया है इसको, 3 पेज का वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल छाप दिया है। तो उसमें से काम-काम की चीज़ क्या है, वो समझते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या था कि आपको दिमाग में ये रखना है कि एक जॉइंट कमिटी बनी इसके लिए, ठीक है? और उसकी लीडिंग किसने करी थी? जगदम्बिका पाल ने, ठीक है? और ये बिल जो लोकसभा से पारित हुआ, ये हुआ था आपका 2 अप्रैल को, ठीक है? और राज्यसभा से कब पारित हुआ? ये हुआ 3 अप्रैल को। ये सुनते आइए, क्योंकि बहुत हेक्टिक बना दिया है इसको, इस टॉपिक को इन्होंने। तो देखिए, यहाँ पे राज्यसभा में जो वक्फ विधेयक था, वो 12 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद 3 अप्रैल को मंजूरी मिली। तो पूरा एकदम, जहाँ पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। तो मेन तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसकी डेट याद कर लीजिए कि राज्यसभा से कितना था? 3 अप्रैल, और लोकसभा से कितना था? 2 अप्रैल, ठीक है? अब इसके बाद कितने घंटे की कार्रवाई चली थी? 12 घंटे की कार्रवाई चली थी। इसको अभी आप सेट कर लीजिए। और पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 128, और विपक्ष में कितने पड़े थे? 95। इतना डेटा तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो अब आगे समझिए क्या होता है, क्या इसमें और क्या काम की चीज़ें। और जो ये बिल संशोधित हुआ था ना, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? उम्मीद नाम दिया, UMEED। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहे हैं एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम। एक बार सुन लीजिए, भी टाइम लगेगा समझने में इसको थोड़ा सा, है ना? तो इसको उम्मीद कहते हैं, और इसका आपका फुल फॉर्म बन के आ सकता है। इसका आप फुल फॉर्म करिए। तो हमने ये समझा कि 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से, और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी, ठीक है? और इस विधेयक को उम्मीद बिल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? अच्छा, पक्ष में कितने वोट पड़े? 128 पड़े। कितने? 128। और विपक्ष में कितने वोट पड़े? 95 वोट पड़े, है ना? कहाँ पर? राज्यसभा की बात हो रही है ये, दिमाग में ये चीज़ रखिएगा। कहाँ पे? राज्यसभा में। अच्छा, इसमें अब क्या-क्या चीज़ें हुई, ये समझिए कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ये आया, ये अमेंड होके आया है। और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, इसको निरस्त कर दिया है। ये क्या था? ये एक विधेयक था इनका, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं, यहाँ पे खेल जाएगा कि ये 1923 था कि नहीं था, है ना? तो 1923 का जो अधिनियम था, उसको क्या किया है? निरस्त किया है। और जो ये संशोधित किया है, कौन-सा? नया जो बिल है 2025, ये किसको अमेंड किया है? ये किया है 1995 के बिल को, ठीक है? देखिए, ये क्या था? यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है, ठीक है? तो कौन सा, किस एक्ट को अमेंड किया? 1995 के एक्ट को अमेंड किया है। किसको निरस्त किया? 1923 के एक्ट को निरस्त कर दिया है। और किसके थ्रू निरस्त किया है? 1924 के एक्ट के थ्रू निरस्त किया है। आप समझिए, दो 1923 इज रिप्लेस्ड बाय 2024, एंड 1995 इज रिप्लेस्ड बाय 2025। तो 5 का 5 से रिप्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। एक तो आपको दिमाग में रखने के लिए बना दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब इसको समझिएगा, इन्होंने यहाँ पे लाइन यूज़ करी कि वक्त का इतिहास दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि मुगल काल से जुड़ा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसको आप पकड़ जाइएगा कि दिल्ली सल्तनत काल से ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, मुसलमान वक्फ वैधिकरण अधिनियम 1913 ने भारत में वक्फ को संरक्षण दिया। देखिए, पहला जब स्टार्टिंग हुई किसकी? वक्फ की, तो जो एक्ट आया था वो 1923 था, सॉरी 1913, ठीक है? और इस 1913 ने, 1913 के अधिनियम ने वक्फ विलेखों को वैध बनाया, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दिया था, रजिस्टर्ड कर दिया। अगर आपको दिमाग में सेटिंग करनी है इस चीज़ की, तो रजिस्टर्ड किया 1913 के एक्ट से। मैंने आपको बताया कि 1923 का जो एक्ट था, इसको रिप्लेस कर दिया है 2024 से, और ये एक्ट तरीके से निरस्त कर दिया है। और 1954 का जो अधिनियम था, उसमें ये कहा कि एक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। पूछेगा केंद्रीय वक्फ परिषद 1954 अधिनियम से हुई थी? हाँ, हुई थी। और राज्य वक्फ बोर्ड यानी कि सेंट्रल में और स्टेट में एक परिषद बनाएंगे। तो सेंटर में क्या बनेगा? वक्फ की परिषद बनेगी, जबकि राज्य में क्या बनेगा? वक्फ का बोर्ड बनेगा। किस एक्ट के थ्रू आया? 1954 से। और ये आया 1995 का अधिनियम, क्या था? इसी को रिप्लेस करा इन्होंने, इसके थ्रू 2025 के थ्रू, इसके थ्रू 2025 के थ्रू। इतनी बात क्लियर है। अब क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, इस पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, क्या इन्होंने कह दिया कि सबसे पहले एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि जो वक्फ बोर्ड है ना, ये भारत में सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग, ठीक है, लैंड होल्डिंग कमेटी है, इसके पास सबसे ज़्यादा भू संपत्ति है, ठीक है? और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, इसकी लीडिंग में बनी थी जगदम्बिका पाल के लिए। तो इसमें कितने सदस्य थे? 31। अभी धीमे धीमे पूरा एक बार समराइज कराऊंगा लास्ट में, ये टॉपिक हेक्टिक है थोड़ा। तो 31 में लोकसभा के सदस्य कितने थे और राज्यसभा के सदस्य कितने थे? 21 लोकसभा के सदस्य थे और राज्यसभा के 10 सदस्य थे, ठीक है? ये जेपीसी कमेटी बन गई यहाँ पे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अंडर जगदम्बिका पाल, ठीक है? यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें बहुत सारी फालतू की बातें भी हैं, इनको आप याद नहीं रख पाओगे। एक चीज़ और याद कर लो कि इसमें 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है। कितनी? 9.4 लाख एकड़ भूमि, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और आई है कि जो अमेंडमेंट्स हुए थे, उनमें क्या-क्या था? पहला तो ये हुआ
कि 1995 का बिल इज़ रिप्लेस बाय 2025, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले ये कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद, यानी कि जो सेंट्रल में बनेगी परिषद, उसका जो प्रभारी है वो केंद्रीय मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होगा। इसको ध्यान से एक बार देखिए, है ना, यहाँ पे खेलेगा ये चेंजेस, कुछ यहाँ पे करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको। कौन होगा? केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। मैंने आपको जो ऊपर एक चीज़ बताई कि 1923 से वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया गया यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दिया है 2024 से। तो पूछ लेगा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कब से किया गया था? तो 1923 से, जिसको कि निरस्त कर दिया गया है एक्ट 2024 से, ठीक है ना, 2024 के अधिनियम से। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, ऐसा कुछ यूज़ करूं तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद के कुछ सदस्य मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही बैठेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम होना आवश्यक है। इसमें शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक सदस्य शामिल होगा, साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्य की अनिवार्यता है, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया है उन्होंने इसको। आगे देखते हैं। वक्फ का इतिहास जो मैंने बताया था कि इसको दिमाग में आप अच्छे से रख लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था 9 पॉइंट कितनी करोड़ की लाख एकड़ इनके पास भूमि थी, 9.4, जिसमें से यूपी जो है, यूपी में सबसे ज़्यादा संपत्ति है वक्फ की, ठीक है, यूपी में मैक्स है वक्फ की संपत्ति। चलिए अब आगे समझते हैं कि 1995 में हमने एक चीज़ समझी कि इन्होंने, देखो क्या था, 1995 के अधिनियम में न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी। ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कहाँ गया ये रहा, कि न्यायाधिकरण की शुरुआत कब हुई? 1995 में। इस अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में निर्वाचित सदस्य और इस्लामी विद्वान शामिल थे, ठीक है। देखिए लिखा है ना। अब क्या किया इन्होंने यहाँ पे कि संशोधित बिल में राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, ये बात समझ में आ गई। और अब मुस्लिम सदस्य में कम से कम 2 महिला होना, 2 महिला होना, देखिए 2 गैर मुस्लिम का होना और 2 महिला होना, ये अनिवार्यता कर दी है। और राज्य सरकार किसी पृष्ठभूमि से व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में नामित कर सकता है। संशोधित अधिनियम ने वक्फ बोर्ड की संरचना में समावेशिता बढ़ाई है। ये इंक्लूसिव होता है, इसको इंक्लूसिविटी कहते हैं। यही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, हम सबको इंक्लूसिव कर रहे हैं। इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हर तरह का आदमी वहाँ पे होना चाहिए, ताकि उसके मत और उसकी राय हम समझ सकें। क्योंकि हर एक जगह पर संस्कृति अलग हो रही है, वहाँ की भाषा बदल रही है, वहाँ का लोगों का उठने बैठने का तरीका बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है, उनके रहने का तरीका अलग है। कहीं राजस्थान में जाएंगे तो पानी नहीं है, तो उसकी एक अलग सोच है, उसके लिए पानी बहुत कीमती है, जबकि गंगा किनारे रहने वाले के लिए पानी की वैल्यू ही नहीं है। तो इंक्लूसिविटी बहुत अनिवार्य है, और इसी इंक्लूसिविटी को यहाँ बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो नए वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। अभी तक क्या था? मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ थे। देखिए इसको बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया कि नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है, जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो। कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज। और राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर का वर्तमान या पूर्व अधिकारी, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, तो राज्य सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का वर्तमान या पूर्व अधिकारी हो, ठीक है। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अपील, पूर्ववर्ती अधिनियम में कोई अपील की अनुमति नहीं थी, ठीक है। नया विधेयक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में, अभी क्या होता था, जब आपने कोई एडवाइजरी लागू कर दी या निर्णय दे दिया तो हम अपील कर ही नहीं पाते थे कहीं और। तो नया विधेयक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील की अनुमति देता है, ठीक है। तो आपको एक फ्रीडम मिल रही है कि आप अपनी बात को दोबारा कर सकें, ठीक है। और जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करेगा सर्वेक्षण के लिए और निर्धारण के लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है इसके अंदर। और एक चीज़ और दिमाग में रख लीजिएगा कि इसके रखरखाव के लिए केंद्रीय डिजिटल पोर्टल की स्थापना की जाएगी, ठीक है, केंद्रीय डिजिटल पोर्टल की स्थापना की जाएगी। और अगर अगले महीने या जून तक में आता है तो वो पोर्टल इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको गवर्न कर रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना पर्याप्त है इस चीज़ के लिए।